नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं दम तोड़ते मजदूर आंदोलनों की। दरअसल कभी हनुमानगढ़ की पहचान स्पिनिंग मिल और उनसे जुड़ी मजदूर शक्ति से थी। बाहर से मजदूर यहां काम की तलाश में आते थे। चाय की दुकानों पर बहसें हुआ करती थीं और मिल गेट के सामने जोशीले नारे गूंजते थे। लेकिन मिल बंद होने के बाद मजदूर बिखर गए। बावजूद इसके आज मजदूर हैं, श्रम है, पसीना है, लेकिन आवाज़ नहीं है। आखिर यह खामोशी क्यों? क्या यह सुकून की खामोशी है या पराजय की? क्या लोकतंत्र की जड़ें तब कमज़ोर नहीं होती थी जब उसमें आवाज़ें दम तोड़ देती थी? आइए आज इसी मुद्दे पर बात कर देंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता कृष्ण तायल और माकपा के वरिष्ठ नेता रघुवीर वर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत तायल जी आपसे करते हैं कि आज के संदर्भ में मजदूर शब्द की व्याख्या आप कैसे करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें इस लायक समझा और आपके चैनल पे हमें मौका दिया। मजदूर के बारे में तो एक यही बात है कि जो व्यक्ति पैसा लगा के कोई बिजनेस नहीं करता, अपना श्रम बेच के अपनी रोटी कमाता है, वो मजदूर की श्रेणी में आता है। मजदूर की यही परिभाषा है। रघुवीर जी, आप इस चीज को कैसे, यानी मजदूर शब्द की व्याख्या अपने अंदाज में कैसे करना चाहेंगे? मजदूर की व्याख्या तो यही है जो श्रम देकर वो अपना जीवन यापन करता है, अपने श्रम के बल पर ही वो अपने और अपने परिवार का चलाता है, वो मजदूर है। और आज के संदर्भ में देखें तो लगभग तमाम जो लोग हैं वो मजदूर है, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि मैं मजदूर हूँ। जिस तरह की व्यवस्थाएं पूरी दुनिया में और देश के अंदर है, उसमें सबसे बड़ा हमला मजदूर पर हो रहा है। चाहे वो एग्रीकल्चर का मजदूर है, चाहे वो फैक्ट्री का मजदूर है, चाहे वो खुले में काम करने वाला निर्माण का मजदूर है, सभी मजदूर आज संकट के दौर में है। इसीलिए मजदूर आंदोलन के अंदर दोबारा जो ऊर्जा आ रही है, अभी 20 मई को पूरे देश के अंदर जो आम हड़ताल होने जा रही है, शायद उससे मजदूरों का एक आंदोलन खड़ा हो और जो नव पूंजीवाद है उसका वो मुकाबला कर पाए। बहुत अच्छी बात कही आपने, और आप दोनों के जो विचार हैं लगभग बराबर ही हैं। एक सवाल बार बार आता है न्यूनतम मजदूरी को लेकर। पूरे देश की बात करें तो भारत सरकार ने पिछले साल न्यूनतम मजदूरी तय की थी। वास्तविकता यह है कि आज भी पढ़े लिखे मजदूर जो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में पढ़ाते हैं, दुकानों पर काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन्हें किसी को 3,000, किसी को 15,000, किसी को 5,000, किसी को 20,000 और बहुत सारे ऐसे कम हैं जिनको 25,000 रुपये मासिक वेतन देने का प्रावधान चल रहा है। ना तो कोई पीड़ित बोलता है, ना कोई यूनियन की तरफ से कोई आवाज उठती है। आखिर इस खामोशी की वजह क्या मानते हैं? तायल साहब, आपसे पहले। ट्रेड यूनियन का काम है सामूहिक सौदेबाजी, और सामूहिक सौदेबाजी में मजदूर की भागीदारी यानी श्रमिक की भागीदारी, मजदूर नहीं कहूंगा मैं, मजदूर तो कोई होता ही नहीं है, सभी श्रमिक हैं। और आज के जमाने में एक जो नया वर्ग क्रिएट हुआ है श्रमिकों का, जो पढ़ा लिखा तो ज्यादा है और काम अपने स्टेटस से कम स्टेटस पे कर रहा है और कम पैसा प्राप्त कर रहा है, वो अपने आप को मजदूर मानने को ही तैयार नहीं है। न वो उनका ज्यादा इसमें जुड़ाव रहता है कि अभी कोई सामूहिक सौदेबाजी ट्रेड यूनियन के बिना संभव ही नहीं है। जब तक ट्रेड यूनियन से आप नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन नहीं कर सकते तो आपकी सामूहिक सौदेबाजी नहीं हो पाएगी। और जबकि ट्रेड यूनियनों की आवश्यकता इसलिए थी, देश में इनका गठन इसलिए हुआ था कि अभी एक व्यक्ति अपनी बात नहीं रख सकता, तो ये कलेक्टिव जो सौदेबाजी कहते हैं इसको, उसके लिए ट्रेड यूनियन की आवश्यकता, उसको हमने ही कमजोर किया। ट्रेड यूनियनों में काम करने वाले लोग जो अपना हित छोड़ के संगठनों के काम करते हैं और उनके साथ भी लोग आना नहीं चाहते, तो ये जो एक विशेष वर्ग क्रिएट हो गया, इस वर्ग को ये सोचना है कि भी हम ऐसी स्थिति लाएं कि हमारी सामूहिक सौदेबाजी के लिए कोई संगठन तैयार हो। हालांकि सभी जो बड़े ट्रेड यूनियन है वो सभी प्रयासरत हैं, असंगठित क्षेत्र में भी, संगठित में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी भाई यूनियन बने। लेकिन जहां प्राइवेट सेक्टर है वहां ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लोग यूनियनों को कामयाब होने नहीं देते, वो उन लोगों को ही निकाल देते हैं जो यूनियन के काम करते
तो ये इसमें हमें देखना ये है कि भाई ट्रेड यूनियनों से जुड़ाव बहुत ही जरूरी है। ये ठीक है, ट्रेड यूनियन कौन कामयाब होगी नहीं होगी ये उनके कार्यकर्ताओं पे है। संगठन, मेरा मानना ये है कि कोई भी संगठन बुरा नहीं है, किसी भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आप दर्शकों से भी बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने पिछले साल न्यूनतम मजदूरी जो तय की संशोधित, उसमें ये था कि भाई जो 3 कैटेगरी में बांटा उसको, कि भाई एक तो कुशल होता है, एक अर्धकुशल और एक अकुशल। कुशल जो है, जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, उनको 954 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करने का प्रावधान रखा गया था। जो अर्धकुशल है यानी उससे कम है जानकार, उनको 868 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, और जो अकुशल है, जो बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं लेकिन श्रम कर रहे हैं, तो उनके बदले उनको प्रतिदिन 783 रुपये देने का प्रावधान था। लेकिन आजकल जो हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा था कि भले वो शिक्षण संस्थान हो, भले बहुत बड़े बड़े संस्थान हो, फैक्ट्री हो, कारखाने हो, या कहीं भी, जो अकुशल के लिए है 783 रुपये, वो कुशल को भी नहीं मिल पा रहा है। तो यही सवाल रघुवीर जी आपसे रहेगा कि कोई बोलता क्यों नहीं है? जैसा भी ताहिल साहब ने कहा कि जो पीड़ित लोग हैं वही नहीं जुड़ना चाहते हैं, वो अपने आप को मजदूर समझने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या कहते हैं इसके अंदर? गोपाल जी, ये सबसे बड़ी जो चीज है, मैं समझता हूँ कि भयंकर बेरोजगारी है। और उस बेरोजगारी का ये है कि जिसको भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर और खुले के अंदर जो काम मिलता है, असंगठित क्षेत्र में जिसको अपने बोलते हैं, वहां फिर वो जब काम मिल जाता है तो उसका श्रम का, उसके शरीर का दोहन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। लेकिन बेरोजगारी का आलम ये है कि अगर आप अपने हक की कोई बात करोगे तो उससे कम में मिल जाएंगे। मैं मतलब 2 चीजें आपके उदाहरण के रूप में रखूंगा कि अपने शहर की रखते हैं। अपने अगर अपने यहाँ दाल मंडी है, अर्थ की दुकान है, यहाँ जो ट्रेंड खाते काम करने वाले हैं, जो कंप्यूटर से काम करते हैं, तो आपको 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में मुनीम लगे हुए मिलेंगे। आज जो 10 सालों से काम करता हुआ 20,000 पर जो व्यक्ति पहुंचा अपनी दुकान में, तो वो इससे ज्यादा मांग नहीं सकता है। अगर मांगेगा तो उसी दुकान में रोजाना इतने नौजवान आ रहे हैं कि साहब हमने ये कर रखा है, हमने ये उससे कम में मिल जाएगा। 10,000 में आधे मिल जाएगा। जब वो क्या है कि उसकी श्रम शक्ति है वो एक ये हो रही है। दूसरा जो गवर्नमेंट का जो सेक्टर है, जैसे अपने मनरेगा है, शहरी मनरेगा है, ग्रामीण है, इसके अंदर जो आप 700 रुपये ये न्यूनतम मजदूरी कह रही हो, राजस्थान में आज के दिन 271 रुपये मनरेगा में। मनरेगा अलग है। हाँ, मनरेगा में अकुशल मजदूरी है, उनको 700 रुपये मिलनी चाहिए। तो देखिए, मनरेगा का तो कंसेप्ट ही अलग है। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेज है ना, वो लागू होता है, 600 कुछ रुपए है मेरे ख्याल। तो वो अब जो 271 रुपये है, आप हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ में आप पूछ लो कि 271 में कितने आए, तो उनके रुपए आएंगे 120, 130, यानी कि रोज के उनके 100 रुपये कम हो रहे हैं। 100 रुपये कम हो रहे हैं। अगर उन्होंने 100 दिन का काम किया तो 10,000 साल का फर्क पड़ रहा है। लेकिन वो भी नहीं बोल रहे हैं कि उनको ये लगता है कि यार हमने काम कम किया होगा, ज्यादा किया होगा, हम नहीं बोलेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो अगली बार नाम नहीं आएगा और मैट सरपंच नाराज हो जाएगा। ये दोनों स्थिति इसलिए बनी है कि बेरोजगारी ज्यादा है, और जो सरकार की जो जिम्मेवारियां थी, नए संसाधन, नए कारखाने, नए वो स्रोत पैदा करने के रोजगार की, वहाँ काम नहीं किया। अब रेलवे के अंदर 3 लाख पद खाली पड़े हैं। राजस्थान बिजली बोर्ड के ये नेता रहे हैं, इनसे पूछ लो, कम से कम 70,000 पद खाली पड़े हैं। तो शोषण तो हो ही रहा है ना साहब। इसलिए मजदूर आंदोलन में जो इन्होंने फरमाया है कि प्राइवेट सेक्टर में तो आप सोच भी नहीं सकते हो। अब भीलवाड़ा के अंदर बहुत मजबूत मूवमेंट था मजदूरों का। वहाँ कोरियन जोन, ये जापानी जोन, ये अमेरिकी जोन है, उसमें हिंदुस्तान के श्रम कानून लागू नहीं होते हैं। ये राजस्थान की बात है, पूरे हिंदुस्तान में ये है। जो NCRT बना रखा है, NCR, वहाँ ये मजदूर कानून ये नहीं है। अब आंडा की कंपनी में मजदूर के साथ क्या हुआ, अलग से बात करूँ। जैसे अपने यहाँ हनुमानगढ़ में स्पिनिंग मिल हुआ करती थी। जी सर, जो सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई थी, जहाँ पर 1,000 से लेकर अपन 2,500 तक के मजदूरों को भी हमने देखा है कि वो भी एक कैपेसिटी थी जब 2,500 मजदूर होते थे। लेकिन धीरे धीरे कम होती गई संख्या, और लास्ट में 1,200-1,100 पे आकर के ठहर गई, और आखिरकार ये हुआ कि वो मिल भी बंद हो गई।
उससे पहले हम देखते थे कि मजदूर आंदोलन एक चरम पे हुआ करता था हनुमानगढ़ में। आप लोग भी खूब आंदोलन करते, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते थे, जो लोकतंत्र में बहुत ही सुखद संकेत है, बहुत जरूरी भी है। लेकिन अब मिल बंद होने के साथ ही क्या मजदूर आंदोलन के पतन की भी शुरुआत हो गई? आजकल जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होते कहीं? नहीं होते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन एक इकाई के बंद होने से मजदूर आंदोलन थोड़ी बंद हो गया। वो तो अभी भी चल रहा है। भारतीय मजदूर संघ के आंदोलन भी बराबर होते हैं। आप भाई साहब बैठे हैं तो ये तो हमेशा ही आंदोलन तो चल ही रहे हैं। नहीं, कोई बड़ा आंदोलन बता दी। बड़ा आंदोलन तो बड़े काम का होगा, वो इतना बड़ा बहुत संघर्ष किया, नहीं, इतने बड़े जो नजर भी आया पूरा नहीं। जैसे अभी मैं विद्युत के क्षेत्र की बात करूं, नियमित आंदोलन होता है, वो क्या छोटा लेवल है, वो दिखाई नहीं देता पब्लिक में, वो कम आ पाता है। अब ये जैसे कम्युनिस्टों के ज्यादातर भट्टे संबंधी, इस तरह के मनरेगा संबंधी ये आंदोलन हर रोज होते, देखते हैं, अखबार में भी आते हैं, टीवी पे भी आते हैं। सारे संगठन आंदोलन किसी ने नहीं छोड़ा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भाई किस नीति के तहत कैसे गवर्नमेंट ने उस मिल को बंद किया। सबने जोर लगाया, सबने, किसी ट्रेड यूनियन ने तो कमी छोड़ी नहीं आंदोलन में। सभी लोगों ने और हनुमानगढ़ की जनता ने भी साथ दिया, सभी ने आंदोलन किया। लेकिन जो चीज राजनीति में चली जाती है ना, उसका भट्ठा बैठना निश्चित होता है, और स्पिनिंग मिल का भट्ठा राजनीति ने ही बैठाया। राजनीति के अलावा कुछ नहीं है जिस चीज में, क्योंकि हो सकता है कोई मेरी बात से सहमत हो, कुछ लोग नहीं भी हो सकते। जिस चीज में भी राजनीति घुस जाएगी उसका बंटादार होना निश्चित है। रघुवीर जी, आप क्या कहते हैं? देखो, ऐसा है साहब, मील को तो एक साजिश के अंतर्गत बंद किया गया है। जो फेडरेशन बनाकर इसको घाटे में दिखाया गया है, वो एक साजिश थी। और हनुमानगढ़ जो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ता, उसको एक धक्का लगा है। और मजदूर मूवमेंट का धक्का जो आप कह रहे हो, ये सही है। जो संगठित क्षेत्र का मजदूर आंदोलन होता है, उसने पूरी दुनिया को हिलाया है। अपने मई दिवस आ रहा है, वो संगठित क्षेत्र के लोग थे, एक कारखाने के, एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री एरिया के लोग थे। अब वो जब नहीं होता ना, गंगानगर और हनुमानगढ़ एरिया के अंदर जेसीटी मिल है, ये धागा मिल है, स्पिनिंग जिसे बोलते हैं, इनका एक इतिहास था। लोग चाहे किसी के बारे में कुछ भी गालियां निकाले कि ये इन्होंने मिल बंद करवा दी, इन्होंने वो कर दिया, लेकिन ये जो सुविधाएं हैं, कारखाने हैं, हॉस्पिटल है, जनता के लिए है ना। अब मजदूरों का शोषण होते रहे, उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली और मिल चलती रही, ये इस तरह, तो ये तो पूंजीवाद चाहता ही है कि हम तो ये चाहते हैं कि मुनाफा सारा हम, और ये आदमी है वो डूबा रहे। तो ये जो है राजनीति, तो मैं ये कहूंगा जो ताहिर साहब कह, राजनीति में भट्टा बिठा दिया। राजनीति नहीं, हमारी सरकारों ने भट्टा बिठा दिया, जो कि एक राजनीतिक दल की पार्टियां थी, चाहे वो कभी वो रही, कभी वही, कभी वो रही। सरकार ने तो ये किया, सरकार ने ये किया, और इसमें इनकी बात से मैं सहमत हूँ। तो राजनीति कर, हाँ भाई, तय वो कर रही थी, है ना भाई। आज आप दोनों की बात सही है, एक जैसी है, लेकिन दोनों के शब्द अलग अलग हैं, भाव तो एक ही है दोनों का। हाँ, हमारा ये कहना है कि अब ये वकील थोड़ा डिटेल ज्यादा बताते हैं, मैं तो बात करते हैं, वकील है भैया। मेरा तो इतना ही कहना है कि हम जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक में, सरकार के लिए तय किए हुए हैं, सड़क का निर्माण है तो, फैक्ट्री का निर्माण है तो, कॉलेज का निर्माण है तो, कोई भी काम है वो सरकार करेगी। अगर सरकार का फेलियर है तो उसके लिए ये है कि इन दोनों सरकारों की नीतियां मजदूरों के पक्ष में होती तो आज कारखाने बनते, मैन्युफैक्चरिंग चीजें बनती, हमें आज चाइना के और अमेरिका के ऊपर नहीं रहना पड़ता। अब हमारे हिंदुस्तान में जो आया वो दलाल पूंजीपति आया, जिसने दुकान तो खोली लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया। मैन्युफैक्चरिंग करता तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता, आपका माल बाहर जाता। अब तो ये हो रहा है कि दुकान खोल रखी है, पार्ट्स मंगाते हैं, जोड़ कर दे देते हैं, तो कारखाने कहाँ है? यहाँ से लेके बीकानेर है, गंगानगर है, चूरू है, ये अपना संभाग है, इसमें एक भी सरकारी कारखाना नहीं है। आपने कह सकते हैं डेयरी है, ये तो मजबूरी है, दूध कहाँ जाए, नहीं तो कारखाना कहाँ है, क्योंकि हमारा पूंजीपति ऐसा है और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। एक सवाल बार बार आता है जब हम आंदोलनों की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं खासतौर पर, तो ताहिर साहब, लगता है मजदूरों की जो जमीनी एकता को कमजोर करने में सोशल मीडिया ने भी कोई प्रभाव डाला है क्या आपके हिसाब से? आजकल आप, क्योंकि आजकल तो देखते हैं कि सोशल मीडिया पे इतने क्रांतिवीर पैदा हो जाते हैं, क्रांतिवीर वो सोशल मीडिया पे रहते हैं, तैयार करते हैं
वो सोशल मीडिया पे ही रहते हैं। आजकल आप एक बात देखिए, किसी की हमारे आस पड़ोस में मृत्यु होती है, हम कल्याण भूमि जाते हैं, तो पहले जो संख्या होती थी आज वो संख्या है क्या? हाँ, लेकिन उसका कारण यही है, सोशल मीडिया पे आपको शत नमन करने वालों की 50 ग्रुपों में वो सूचना जाएगी, 50 ग्रुपों में 5000 लोग श्रद्धांजलि दे देंगे, बहुत बड़ी। लेकिन वहां 50 ग्रुपों में से ये हर एक में 250 से कम किसी में आदमी नहीं है। बिल्कुल सही है। और वहां टोटल 50 आदमी नहीं जाएंगे। आप ये देखिए कितना बड़ा नुकसान है हमारे समाज का। दुनिया है यहाँ, आभासी दुनिया क्या, इस सोशल मीडिया ने हमारे समाज का बहुत नुकसान किया है। पहले तो लोग यहाँ तक कह देते थे कि अभी रामायण और महाभारत के सीरियल थे, हम ट्रेड यूनियन के लोग ये कहते थे कि अभी इन्होंने हमारे को खराब कर दिया, संगठनों को। क्यों कि छुट्टी वाले दिन हम कोई कार्यक्रम रखते थे, उस दिन वो होता वो फेल हो जाता। लास्ट में हमने टेक्निक ये अपनाई, भाई वहां टीवी लगा के हम वो सीरियल वहां दिखाते थे, उससे आगे पीछे एक एक घंटा छोड़ के कार्यक्रम करते थे। तो सोशल मीडिया ने तो भाई साहब भट्ठा बैठा ही बैठा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी आप क्या कहते हैं? मैं एक पहले बात भूल गया, वो कहना चाहूंगा, मजदूर आंदोलन कमजोर होने का कारण भी जाति और धर्म के बीच का भी एक मामला है। उसने भी इस रूप में लोगों में जो लड़ने की जो चीज थी वो और तरफ लड़ाई हो गई है। और जो सोशल मीडिया का जो आपका सवाल है, ये सही है कि आदमी के अंदर एक कुंठा होती है। मुंशी प्रेमचंद ने जैसे हरिशंकर परसाई के जो किरदार थे उनमें कुंठा थी, वो आते थे समाज में, जाते थे, उसकी बात करते थे। अब वो जो किरदार तो आज भी है। अब वो जो आप कह रहे हो ना, वो उसने इस मोबाइल पर सोशल मीडिया पे लिख दिया सरकार ने ये गलत किया है, वो इसने गलत किया है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। इतने में वो ये समझता है कि मैंने मेरा काम कर दिया, पूरा हो गया, बस ये। अब मैं जो नरेगा की बात करता हूँ, हम जो फील्ड में जाने वाले लोग हैं पुरानी आदतों के अनुसार, सबके अनुसार, क्यों नरेगा के बारे में हमारा ये चेतना है कि अभी तक सोशल मीडिया से वो लोग जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए हमें कार्यस्थल पर जाना पड़ता है जहाँ मजदूर काम करते हैं। जब वहाँ हम जाते हैं, उनके बीच में बात करते हैं, तो हम अधिकारियों से बात करते हैं ना, तो अधिकारी हमारे सामने बोने नजर आते हैं, क्योंकि हमें इतना नॉलेज हो जाता है फील्ड में घूम घूम कर कि जितना उनको नहीं पता है। तो वो अपने सारे साथ वाले से पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है, इस पक्का सारने में कितनी लेबर लगी हुई है, इसमें काम, इस पंचायत में काम बंद है क्या। तो ये काम फील्ड में काम करने से होगा। और अगर फील्ड को अगर अपने छोड़ेंगे सोशल मीडिया के और ये व्यू देखने से क्रांति नहीं आएगी साहब। और कम से कम मजदूर आंदोलन और किसान आंदोलन, ये दो चीजें हैं जिसको लेकर एक ना लोग ये सोच लेते हैं कि यार उसकी सरकार सोशल मीडिया से आ गई। सरकार आ जाएगी, बदलाव नहीं आएगा। अगर आप बदलाव चाहते हो तो सड़क पर काम करना पड़ेगा, कार्यस्थल पर जाके आपको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन बदलाव नहीं आएगा। है साहब, एक हनुमानगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर जैसे स्पिनिंग मिल बंद हो गई, बहुत कई बार बात होती है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, राजनेता हैं, वो भी यदा कदा बात करते हैं कि साहब यहाँ पर एक शुगर मिल की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर शुगर मिल के लिए कोई प्रयास होना चाहिए और उसका क्या भविष्य हो सकता है ताकि लोगों को रोजगार भी मिले? वापस आ जाएंगे लोग गन्ने की खेती पे। अभी तो पहले यहाँ होती थी गन्ने की खेती, बिल्कुल, वो बीच में कम हो गई। अब यहाँ लोग कपास पे ही जाते हैं, कपास है, कनक है, गन्ने की खेती बहुत कम दिखती है। आसपास देखो आप कहाँ है। लेकिन यदि गन्ना मिल यहाँ लग जाती है तो निश्चित रूप से जो उस एरिया का गन्ना वो भी आएगा, कुछ पंजाब से लगता है एरिया अपना गन्ना वहां का भी आएगा, और इस एरिया में गन्ने की पैदावार भी बहुत बढ़िया हो सकती है। तो यहाँ इंडस्ट्री कोई भी लगाए, वो कृषि आधारित, जो अब हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो चल रहा है कि भी हम लोकल लेवल पे हर जिले में एक एक फसल का, तो वहां का सब कुछ वहीं करेंगे। ये बहुत बढ़िया योजना है। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन पे बात है। और जहां तक आप ये नहीं समझें कि अभी मैं कोई प्रभावित होकर किसी से बात कर रहा हूँ। नहीं, आप तो बिल्कुल, लेकिन बोल के आप सोचे भी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी के जो सोच है ना, वो देश को सही दिशा की ओर ले जा रही है। ठीक है। पहले 70 वर्षों में आज हम देखते हैं अपने बहुत सी बातें ऐसी ध्यान में आती हैं कि अभी वास्तव में कांग्रेस ने देश को पीछे ले जाने का काम किया, और ये मोदी जी जो है ना, ये आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मजदूरों के परिप्रेक्ष्य में भी, जहां देखिए आप 1948 के एक्ट से सब कुछ गवर्न हो रहा है।
हालांकि देखिए बदलाव होते हैं, वो कुछ सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। यहाँ पर एक बात गलत का काम है हमारा बात कहना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि मोदी जी और श्रम कानून की बात करने लगे आप। हाँ। श्रम, आपको याद होगा कि जब श्रम कानून में संशोधन का मसौदा तैयार हुआ तो आपके संगठन भारतीय मजदूर संघ ने विरोध किया, भारतीय मजदूर संघ ने संसद घेरने की बात कर दी और घेरी भी थी, और बाद में लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वो चेंज हुआ, वही ठंडन नहीं हुआ, उसमें चेंज हो गया, वो लागू नहीं हुआ है, उसमें चेंज हुआ है, चेंज होके लागू हुआ है। नहीं, जब तक नहीं, देखिए जो प्रस्ताव बनाया वही तो है, उसमें अक्षर से वही हुआ, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। विरोध प्रकट करने से निश्चित रूप नहीं उसमें अमेंडमेंट हुआ है, मुझे ध्यान है। जैसे बताइए। अब जैसे तो मेरे इतना ध्यान नहीं है भाई साहब, क्यों आप देखो आप करोगे। जैसे ये है कि हड़ताल नहीं कर सकते, नहीं जैसे कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, लग ही नहीं सकता, उसके क्या लेना देना। मैं आप बगैर पहले कहते ना, निकाल दोगे, देख लेते पहले कहते ना, अभी ऐसी बात करेंगे तो आपने तो ऐसे एकदम अटैक कर दिया। नहीं कुल आप ये कहते हैं तैयारी देखना तो पड़ता है। जब मुद्दे की बात होती है तो हमारा यही था, ये मुझे याद है कि भारतीय मजदूर संघ ने अपने संसद को घेरने की बात कही थी, लेकिन संसद को घेरा भी था, मामला 4.5 लाख लोगों का प्रदर्शन भी हुआ था, मुझे ध्यान है। मोदी जी नहीं सुनी आपकी बात, नहीं सुनी है, वो कमेटी बना के सुनी है। मोदी जी क्या क्या सुनेंगे, अब ये थोड़ी मोदी जी कमेटी बना के सुनते हैं, प्रस्ताव पास हो जाता है। मुद्दे की बात यह है कि हनुमानगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाह रहा था। रघुवीर जी तैल साहब ने कहा कि यहाँ पर शुगर मिल के एक प्रस्ताव है, कई जगह चर्चा हो रही है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि एकजुट होकर इस बात को सरकार तक पहुंचाएं तो इससे कितना हमारी जो जिले की जो अर्थव्यवस्था है इस पर कितना असर पड़ेगा आपके हिसाब से? इतना असर पड़ेगा साहब, हमारा जो क्षेत्र है टिब्बी, पीलीबंगा और हनुमानगढ़, ये नाली बेल्ट है, गग्गर का बेल्ट है, पक्की जमीन है और गन्ने के लिए जड़ें जो होती है पक्की जमीन की जरूरत होती है। यहाँ बम्पर फसल हो सकती है और उसकी वजह ये है कि जो नरमे में लगातार बीमारियां आ रही है, बीज की अभी परमिशन नहीं दी है, तो उसका भी लोग बड़े चिंतित है कि फसल नहीं होगी। अगर किसान को ये लगेगा कि मेरी फसल बिक सकती है तो वो लगाएगा। अगर सरकार, अभी गेहूं खरीद रहे हैं लोग, गेहूं लगा रहे हैं और गेहूं कितनी बम्पर फसल आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये यहाँ के लोग मेहनत कर सकते हैं। लेकिन शुगर मिल का जब वास्तविक ढांचा खड़ा हो तो यहाँ ये मान के चलो कि यहाँ बहुत सी चीजें अपने को रोजगार के लिए बनेगी और रोजगार इतना बनेगा कि अपने उम्मीद करेंगे भी एक हाँ हनुमानगढ़ में विकास हुआ है। नहीं तो मैं आपके प्रोग्राम में एक था जिला स्थापना दिवस पर, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अपने RJ 31 नंबर मिला है, ना कोई कारखाना मिला है ना कोई और है, और उसके बाद में ये अपने को एक मेडिकल कॉलेज मिल गया जिसके लिए अपने खुश हो रहे हैं। जो मिला था उसको भी हमने बंद कर दिया, तो हमें क्या करना है ना। ये अगर हमारे जनप्रतिनिधि हिम्मत करे तो या वो जगह तो है, कर सकते हैं। चलिए अब एक कॉमरेड पर, जो कॉमरेड आता है, देखिए जब ये बात कर रहे थे कॉमरेड का मतलब तो जैसा बताया कि साथी होता है, दोस्त होता है, लेकिन कॉमरेड का जब बात आती है तो बहुत सारे लोग कहते काम को रेट कर देते हैं और एक बड़ा आरोप लगता है इनके विचारधारा की तरफ से कि भाई कॉमरेड जो होता है वो विकास का सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, दुनिया के अंदर जो इतिहास रहा है मजदूर मूवमेंट के अंदर, और जितनी भी क्रांतियां, कहते काम को रेट कर देते हैं। असल में क्या है कि जिसका हित टकराता है ना साहब, अब हम जिस वर्ग की बात कर रहे हैं वो इतना जल्दी समझता नहीं है, और जो वर्ग समझता है, जैसे इन्होंने कहा ईंट भट्टे का आंदोलन है, तो भट्टा मालिक है उसको तो पता है भी कामरेड ये कर रहे हैं, वो समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो आपको इनको लोगों कहेगा यार ये बड़े बुरे लोग हैं, रोजाना काम बंद करा देते हैं, टकराता है तो वो कहेंगे। और वो जो वर्ग है ना वो बड़ा वर्ग है, पूंजीपति एक बड़ा है, उसकी बात को लोग महत्व देते हैं। अब धीरू भाई अंबानी के पोते की शादी को सारे देश ने देखा, अब मेरे पोते की शादी कौन देखेगा? गरीब आदमी कौन सुनता है साहब? उनके लिए सारे एक्टर आगे, पैसे ही का है। अब वो कुछ भी बोल दे बच्चा, वो सत्य है। और आप कितनी किताबें रख रखी, आपने पढ़ रखी है, वो आपके बारे में वो खोज करते हैं कि नहीं ये नहीं है, ऐसे नहीं है, आपसे बहस करेंगी। तो यही है कि दुनिया की जो क्रांतियां हैं वो कम्युनिस्टों ने की है, लेकिन वो की है जिनके हित टकराए हैं, तो उनका ये मानना होता है। अब लोग तो हम पे आरोप लगाते हैं स्पिनिंग मिल इन्होंने बंद करा दी। अरे हमने तो फेडरेशन का विरोध किया था, हमने ये कहा था कि बीजेपी कांग्रेस इसको बंद कर रही है, इसको बेचना चाहती है, हम लड़े, हम भूख हड़ताल पे भी रहे, सब कुछ किया है।
आंदोलन से भागे नहीं है, सबसे ज्यादा सक्रिय रहे हैं। हमारी जो दूसरी ताकतें थी, दूसरी यूनियन, यहाँ अगर फील्ड में कोई है तो सीटू यूनियन थी, चाहे वो वेयर हाउस की, धान मंडी की, रिक्शा की, वो सारे उस आंदोलन में जुड़ के रहे। लेकिन ये है कि वो आरोप इसलिए लगाते हैं कि हमारा हित कहीं न कहीं उस वर्ग से टकराता है जब उसको लगता है। अब हम नरेगा की बात करते हैं तो किसान सोचता है यार ये नरेगा की बात करते हैं, ये तो विरोधी है। साहिल साहब, अब लास्ट में सवाल ये रहेगा कि भाई आज जो इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, खासतौर पर चूंकि मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं, और आपकी जो विचारधारा है, भारतीय मजदूर संघ बहुत बड़ा संगठन माना जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में मजदूर दिवस का क्या औचित्य है? मजदूर दिवस का औचित्य तो देखिए सदैव ही रहेगा। हम एक दिन साल में ऐसा रखते हैं कि पिछले वर्ष में हमने क्या कार्य किया, उसमें क्या कार्य योजना थी, क्या काम हुआ, उसकी हम समीक्षा करते हैं और अगले साल के लिए प्लानिंग देते हैं। तो हम हर मजदूर दिवस पे ऐसा ही करते हैं, हमारी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। भारतीय मजदूर संघ 1 मई को मजदूर दिवस नहीं मनाता है। भारतीय मजदूर संघ 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन मजदूर श्रमिक दिन के नाम से मना करके उस दिन अपने कार्यक्रम करता है। हम तो यही करते हैं भाई, अपना कोई आंदोलन नहीं होता उस दिन, केवल विचार गोष्ठियां होती हैं, रैलियां भी होती हैं और पूरे साल समीक्षा करते हैं। मैं समझता हूँ सरकार है वो तो 1 मई को ही छुट्टी देती है। नहीं 17 सितंबर को भी देती है। ठीक है, 17 सितंबर को भी लागू हर वर्ष छुट्टी होती है, वो घोषित की जाती है। ठीक है, वो भारतीय मजदूर संघ ने जोर देके भी, जब हम राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत लोग श्रमिक वर्ग में काम कर रहे हैं और जब आप 1 मई की छुट्टी करते हो तो एक दिन 17 सितंबर को और कर दो, क्या बढ़िया है, 2 दिन छुट्टी है मजदूरों की, फिर तो ठीक बात है। वो सवैतनिक अवकाश घोषित होता है हर वर्ष। 1 मई का तो परमानेंट रूप से घोषित है क्योंकि वो पुराने समय से चला रहा है। और भारतीय मजदूर संघ ने 17 सितंबर का अवकाश विश्वकर्मा जयंती के नाम से मनाते हैं और उस दिन हर वर्ष सभी स्टेट्स में सर्कुलर जारी होकर के उसका अवकाश है। ठीक है रघुवीर जी, यही सवाल आपसे भी है कि जो मौजूदा दौर है जिसमें आप दोनों ने एक बात पर सहमति जताई है, हालांकि मजदूर दिवस को लेकर आप दोनों में मतभेद है, आप 17 सितंबर को मनाते हैं और आप 1 मई को मनाते हैं, लेकिन मजदूर की जो समस्या है, मुझे लगता है चाहे वो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित मजदूर है, भले वो सीटू की तरफ संबद्ध मजदूर है, समस्याएं सबकी कॉमन होती हैं। तो जब आप दोनों इस बात को एग्री कर रहे हैं कि मजदूर आंदोलन जो है ना बिल्कुल कमजोर हुआ है, क्यों हुआ है वो भी आपने अपने अपने एक जैसे ही कारण बताए, तो अब सवाल यही है कि आज के दौर में मजदूर आंदोलन, मजदूर ये दिवस कितना औचित्य रखता है? मजदूर दिवस का औचित्य तो है और रहेगा, ये हमारा इतिहास है। और कल्पना अपने करते हैं 1886 के 1 मई शिकागो की, जब इतना तंत्र नहीं था और मजदूरों ने ये कहा भी 8 घंटे जो हमारे काम की वो तय होने चाहिए। और ये कह रहे राष्ट्रवादी संगठन है, वो संगठन की एक विचारधारा होती है, हमारा ही कहना है कि दुनिया भर के मेहनत कश है ना वो एक हो, हम उनकी एकजुटता को एक करे। अब देखिए दोनों में कितना है बात, तो दोनों एक जैसी कर रहे हैं बात। भारतीय मजदूर संघ का नारा ही ये है भाई, हम कह रहे हैं कि दुनिया भर के मेहनत कसो एक हो। हम कहते हैं मेहनत कसो दुनिया को एक करो। अरे तो बात तो वही है। लेकिन देखिए लेकिन जब राष्ट्रवाद की सीमा आपने तय कर दी तो वहां पर कहां जाओगे? कैसे हो सकते हैं बताइए? आप शिकागो के शहीदों कैसे मानोगे? यहाँ पर हम ये कहते हैं कि दुनिया को एक करो। जब राष्ट्रवाद की सीमा जो 1886 का 1 मई को जो गोली हुई, जिसमें ये सफेद कपड़ा लाल हो गया और पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि मजदूरों का जो झंडा है वो लाल है, और दुनिया ने क्या कि हर मजदूर मूवमेंट के अंदर उन्होंने वो झंडा उठाया। वो प्रतीक था, उनके प्रति श्रद्धांजलि थी जिन लोगों ने हमें लड़ना सिखाया। और 1889 के अंदर जब ये तय हुआ भी आपने 1 मई को उनको करेंगे, जो ऑलफेड थे, जो फिडर जिसको फांसी दी गई थी, उसको कहा भी आप कातिल हो। कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा साहब कातिल नहीं हूं मैं, अगर आवाज उठाना तो मेरे कातिल कह के फांसी दोगे ये मेरा दुर्भाग्य होगा। मैंने मांग की है और मांग के अंदर मैंने बात की है, गोली तो आपने चलाई है, बम आपने गिराया, वो मेरे पर आरोप मत लगाओ। यहाँ वैचारिक लड़ाई है कि मजदूरों को 8 घंटे काम करना चाहिए,
और वो विचार ही है ना पूरे मजदूर मूवमेंट को खड़ा, उन लोगों ने ये बताया भी आपको लड़ना होगा। आज का जो मजदूर आज का, अब मैं आज वो के इस संदर्भ बात को महसूस करता है क्या? देखो सर, मैं ये मानता हूं कि वो सब कुछ महसूस करता है, लेकिन वो जो चकाचौंध में अभी है, अभी वो अति राष्ट्रवाद की चकाचौंध में है, अति पूंजीवाद की है, अपने बच्चों को मॉल में ले जाना चाहता है, वो सब देख रहा है, लेकिन वो ये रास्ता नहीं देख रहा है कि इस जगह मेरे को पहुंचना है तो रास्ता कौन सा है। यही भगत सिंह ने, यही तमाम मजदूर आंदोलन के लोगों ने कहा है कि आप अपनी वैचारिक ताकत के साथ अगर आंदोलन आगे नहीं बढ़ाओगे तो जो लोग आप जो सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकता। दुनिया के लोग मजदूरों से उम्मीद करते हैं, दुनिया के जितने क्रांतिकारी हुए उन्होंने एक लाइन, फर्स्ट लाइन ये लिखी कि जितने भी देश और दुनिया में बदलाव आएगा उसका अगवा दस्ता मजदूर होगा, मतलब पहली कड़ी जो होगी वो मजदूर लड़ेगा। लेकिन जिस तरह से औद्योगिकरण पर ठप्पा रोक लगी है, जिस तरह से ये कानून आए हैं, इससे ये मूवमेंट अभी कमजोर है, इसमें कोई डर है नहीं तो पहले क्या है कि अभी लोग सुनते नहीं है। 20 मई को आम हड़ताल है, शायद बीएमएस भी शामिल है, और है, सब बंद रहेगा, लेकिन सरकार का एक स्टेटमेंट नहीं आएगा। मतलब इससे बड़ी क्या है, पूरे देश के अंदर हड़ताल हो, तमाम 18 यूनियनें कर रही है, बीएमएस भी शामिल है, हो सकता है समर्थन देगी नैतिकता के रूप में। कारण क्या है, ये भारतीय मजदूर संघ ने कभी भी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द लेबर कोई किसी का विरोध नहीं किया। हम समर्थन करते हैं, अच्छे बात, लेकिन हमारा सोचना ये है, हमें ये सिखाया गया है कि संगठन तो कोई बुरा है ही नहीं, संगठनों के वही संविधान है, वही नियम है, हर आदमी वही कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए काम करता है। भाई मेरे मजदूर का हित होना चाहिए, मेरे मेंबर का हित होना चाहिए, सोने में मुड़ दूं मैं तो मेरे कर्मचारी को। लेकिन उन संगठनों को चलाने वाले कार्यकर्ता कैसे हैं, ठीक है, उनके मजदूरों के सामने क्या उदाहरण है, इस बात पे बहुत कुछ निर्भर करता है। कारण जैसे आप देखते हैं कि भाई जो संगठन चलते जा रहे हैं, परिपाटियां चल रही हैं, वो मनोनयन की प्रक्रियाएं चलती हैं, किसी में चुनाव की प्रक्रिया होती हैं। संगठनों में मैंने देखा है चुनाव के टाइम पे लठ डंडे गोलियां तक चल जाती हैं, ट्रेड यूनियनों के चुनाव में वो सही है, चलते हैं। लेकिन भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा संगठन है, आज तक हमेशा बदलाव भी आते हैं पदाधिकारियों में, और सबसे लास्ट में आधे मिनट का कार्यक्रम होता है। 2 दिन का अधिवेशन होगा, आधे मिनट का कार्यक्रम, एक लिस्ट पढ़ी जाएगी, उसका सब समर्थन करेंगे, ताली बजा दी। आज तक मैंने कभी बार ये नहीं देखी भाई वहां ये होड़ हो। तो मैं ये समझता हूं कि भाई हमारे उच्च स्तर पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो अपने चरित्र के क्या उदाहरण मजदूरों में पेश करते हैं, ठीक है, इसका बहुत बड़ा असर संगठनों पे पड़ता है। और भारतीय मजदूर संघ के आगे बढ़ने का कारण मैं ये मानता हूँ, आज प्रथम क्रमांक का संगठन है, ऐसे ही तो नहीं बन गया। 1955 में तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक सबसे उल्टा काम है भारतीय मजदूर संघ में। और संगठनों में क्या होता है कि नीचे से ट्रेड यूनियन बनती है, वो एफिलिएशन लेती है, वो आगे कहीं जुड़ती है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ में कोई कुछ नहीं था। जब ये एक आरएसएस के लोगों में बैठ के चर्चा हुई कि अभी मजदूर क्षेत्र में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग होने चाहिए, तो इसकी चिंता कौन करे। तो एक दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने कहा अभी मैं चिंता करूंगा। तो चिंता करने का मतलब तो ये है कि बस वो उनके संयोजक हो गए। भारतीय मजदूर संघ का नाम भी नहीं था, मजदूर राष्ट्रीय मजदूर क्षेत्र में काम देखेंगे दत्तोपंत जी। अब उन्होंने भी अपने हिसाब से संघ के स्वयंसेवक जहां मिले वो लेकर के बैठक की, तो इस बात पे बात हुई भी संगठन का नाम क्या हो। कि भारत में मजदूरों में काम करना है तो भारतीय मजदूर संघ होना चाहिए, ठीक है, फाइनल हो गया। फिर निशान की बात आई। इसी तरह ये धीरे धीरे बातें तय करते हुए जब उन लोगों ने ही संगठन खड़ा किया। अब भारतीय मजदूर संघ की तो कोई डायरेक्ट मेंबरशिप ही नहीं होती, यूनियनों की मेंबरशिप है, वो एफिलेट होती है। तो उस समय तो ये बात होती थी, 5-7 साल तो ये रहा कि मात्र अकेले दत्तोपंत जी एक थैला टांग के भारतीय मजदूर संघ लिखा था उस पर। हनुमानगढ़ भी आए थे ठेंगड़ी साहब, कई बार आए हैं। तो किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, इन्होंने 4 बड़े बड़े संगठन खड़े किए भारतवर्ष में और कई देशों की यात्राएं की है। तो ये है मजदूर आंदोलन को लेकर हमने बहुत अच्छी चर्चा की और भारतीय मजदूर संघ से कृष्ण तायल साहब ने बखूबी अपने संगठन के बारे में, मजदूरों की समस्याओं के बारे में अपनी बात रखी। वहीं पर सीटू से संबंधित, माकपा से संबंधित रघुवीर वर्मा जी ने
अपने मजदूरों को लेकर बहुत ही विस्तार से अपनी बात रखी है। कल फिर मजदूर दिवस है। मजदूर हमेशा मजबूर रहा है। आगे क्या कैसा मजदूरों का जो सफ़र है वो मजदूरों के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे इन लोगों ने कहा है कॉमन रूप से, तो मजदूर तब तक कमज़ोर रहेगा, मजबूर रहेगा जब तक वो अपने अस्तित्व को नहीं पहचानेगा, जब तक वो जूझने की क्षमता, जब तक वो संगठित नहीं होगा, जब तक वो अपने विकास के लिए नहीं सोचेगा, अपने जो भी सफलताओं का जो सोपान है वो तय करने के लिए खुद प्रयास नहीं करेगा, उसे मजबूर ही रहना पड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो मजदूर है वो अपने हक की बात करे, अपने लिए बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी बात करे, जो संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात करे, और कोई भी सरकार है उसको झुकाने की अपनी हिम्मत पैदा करे। आप दोनों इस वार्ता में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं।